कभी मस्जिदों के नीचे मंदिर तो कभी देशियों में विदेशी खोज रहे हैं भाजपाई। क्या है भाजपा का ये एजेंडा? रोहिंग्याओं को लेकर के चल रही है चर्चा और विशेषकर हरियाणा प्रदेश में भी अब ये आदेश पारित कर दिए गए हैं, दे दिए गए हैं कि रोहिंग्याओं को ढूंढ ढूंढ के इस प्रदेश से बाहर निकालो। इसी मसले को समझने के लिए मैं आज पहुंचूंगा एक ऐसे शख्स के पास जो इस बात का सही से जवाब दे सकते हैं। जवाब इसलिए भी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में प्रवक्ता भी रहे हैं, अच्छी खासी पकड़ राजनीतिक तौर पर भी और ऐसे मुद्दों पर रखते हैं। सबसे बड़ी बात कि प्रमुखता से वो बोलते भी हैं। लेकिन मेरा आपसे सबसे पहले निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि यही आपका सहयोग हमें ताकत देता है। तो आइए ले चलता हूं मैं सबसे पहले उमेश भाटी जी के पास। भाटी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार सतपाल जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आज तो मैं आपको बधाई दे सकता हूं क्योंकि आप अब पक्के भाजपाई हो गए हैं, सीनियर मेंबरशिप आपने ले ली है और साथ साथ आपको नई साल आने वाली है 2025 की भी आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और जितने भी श्रोता हमारे इस चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं उनको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भाटी साहब, बहुत अहम सवाल है और क्योंकि आप ही मुझे लगता है कि इसका जवाब सही दे पाएंगे। पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी कि भाजपा मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रही है। मुद्दा चला भी था, आपने उस पर वक्तव्य भी दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से मामला खत्म हुआ। जैसे ही वो मामला खत्म हुआ, एक नया मामला सामने आया कि रोहिंग्याओं को देश से बाहर निकालो। दिल्ली में चर्चा चली, दिल्ली में चुनाव चल रहा है, शायद लगा कि इसलिए चल रहा होगा, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी ये बयान दिया कि रोहिंग्याओं को हम भी यहाँ से बाहर निकालेंगे। सवाल ये है, ये क्या एजेंडा है? हिंदू मुस्लिम धर्म की बात करना ये भाजपा की आदत बन गई है क्या? देखिए सतपाल जी, ये भाजपा की आदत नहीं बन गई है, बल्कि ये विपक्ष की आदत बन गई है। जब भी हम कुछ सही करना चाह रहे होते हैं, जब भी कुछ हम सही करने की सोचते हैं, तभी विपक्ष इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम से जोड़ देता है। अब बात आपने कही कि मस्जिदों के नीचे मंदिर, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी, ये भी तो एक सवाल है। मस्जिद के अंदर मंदिर है तो मंदिर कैसे पहुंचे? ऊपर तो समझ आता है, कोई चीज़ लीपा लोपी ऊपर कर सकते हैं आप, लेकिन अंदर कैसे कर सकते हैं? अगर अंदर कुछ मिल रहा है तो इसका मतलब जो अंदर वाला चीज़ है वो सबसे पहले था और जो ऊपर लीपा पोती की गई है वो बाद में की गई। तो मस्जिद के अंदर अगर मंदिर निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मंदिर थे जिनके ऊपर जबरदस्ती मस्जिद बना दी गई। तो अपने मंदिर का, अपनी विचारधारा का, हम कहाँ थे, हम कहाँ खड़े थे, हम क्या हैं, अगर इसको जानने की हिंदू कोशिश कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है इसमें? क्या हमारे को जानने की इच्छा नहीं है? हमारी जो आने वाली पीढ़ी है हम उसको बताना नहीं चाहते, हम उसको समझाना नहीं चाहते, या हम उसको दिखाना नहीं चाहते कि भाई हम क्या थे, हम कहाँ से शुरू हुए? अगर ऐसी बात है तो क्यों हम जाते हैं आमेर का किला देखने, क्यों हम जाते हैं बीकानेर का किला देखने? ये सब किलों में क्यों जाते हैं? यही तो देखने जाते हैं कि हमारे जो राजा महाराजा थे, राजपूत वंशों के, अलग अलग वंशों के राजा थे, वो कैसे थे, किस तरीके से वो सुरक्षा करते थे छत्तीस बिरादरी की, किस तरीके से राजपाट चलता था। तो ये हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। जब हम उनको दिखा सकते हैं तो क्या हम राम को नहीं दिखा सकते? क्या हम कृष्ण को नहीं दिखा सकते? क्या हमारे जितने भी देवी देवता हैं जिनको कि इन्होंने ढक दिया, जिनको इन्होंने दबा दिया, और जहाँ इनकी सबसे ज़्यादा, जिन गलियों के अंदर भी जहाँ पर इनका जो है वर्चस्व बढ़ गया है, गली की बात कर रहा हूँ मैं किसी शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, गली में भी अगर वर्चस्व बढ़ गया है तो उस गली में भी मंदिर को ताला लगा दिया गया है। तो ये एक खोजने की, सोचने की और समझने की जरूरत है आज। लेकिन भाटी साहब, ये गढ़े मुर्दे उखाड़ने में भाजपा को मजा क्यों आता है? ये गड़े मुर्दे उखाड़ नहीं रहे, अभी तक तो ये गड़े हुए थे, क्योंकि गड़े हुए नहीं थे, ये गड़ा रखे थे। उनको वोट बैंक मान के चल रहे थे, हिंदू को बांट रखा था और हिंदू बटा हुआ था अलग अलग। हिंदू को समझ ही नहीं थी हम क्या हो रहा है। हम यहाँ पर 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ताकि देश की प्रगति कर पाए, उन बच्चों को हम आगे बढ़ा पाएँ। वो 25 पैदा कर रहे हैं और 25 पैदा करके उसी राशन पर उनका 25 का हकदार है। और जहाँ हम अपने बेटे को इंजीनियर और डॉक्टर बना रहे हैं, हमारा राशन कार्ड से नाम हट रहा है, हम जो है वहाँ कमाने में लग रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन वो
25 बच्चे पैदा करते हैं और 25 का 25 लाइन में खड़े कर देते हैं राशन की में, और वो जो हमारे इनकम टैक्स से पैसा आता है जो सड़कों पे लगना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना चाहिए, वो राशन की लाइन में लगे हुए उनको राशन मिलता है। तो क्या हम इनके लिए कमाने के लिए पैदा हुआ यहाँ पे? लेकिन ये जो मुद्दा है, हमने पहले भी इस पर चर्चा की, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर आदेश देके इस मुद्दे को तो दफन कर दिया। अब आपने फिर एक नया मुद्दा पकड़ लिया, अब रोहिंग्या को बाहर भगाओ देश से। तो क्या लगता है आपको, सबको पहले ही यहाँ पे जो है ना 84 में क्या हुआ है, उससे पहले जो है 47 में क्या हुआ है, ये सबके सामने है। 84 में किस तरीके से सरदारों को मारा गया, क्या हमारे भाई नहीं थे वो? हम में से ही एक ही परिवार से एक आदमी जो है केस नहीं रखता था और एक को केस रखा जाता था। केस इसलिए रखा जाता था ताकि वो हमारी सुरक्षा कर सके, हिंदू धर्म की सुरक्षा कर सके। लेकिन कांग्रेसियों में जब उस समय 84 के अंदर क्या हालत कर दी इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने दंगे में इन्होंने एक एक हमारे सरदार भाई को चुन के मारा। आज ये जो आतंकवादी जिनको हम बोल रहे हैं, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो सताए हुए हैं, उनके सताए हुए हैं ये। उनकी बात करें दूसरा, उससे पहले जब 47 की बात थी, सेम कांड वहाँ पे मुसलमान हिंदुओं का हुआ। लेकिन हमारा हृदय देखिए, हमने सबको प्यार से, सबको जो है दुलार से रखा। यहाँ पर हमने उनसे कहा कि आप रहिए, आप रहना चाहते हैं, आपका जो है हम सर माथे पर जो है हम आपको यहाँ पर अपने दिल में बसा के रखेंगे। लेकिन हुआ क्या? आज 9 लाख करोड़ जमीन वक्फ बोर्ड की। अरे जो आदमी यहाँ पे रहने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम रहने की जगह दे रहे हैं, उनके पास 9 लाख करोड़, और हिंदुओं पे 9 लाख करोड़ नहीं कि 1000 करोड़ भी नहीं हिंदुओं के पास में। भाटी साहब, आप रोहिंग्याओं की बात कर रहे हैं, आप मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, आप विदेश से आए लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एक जाति को लेकर के, पर्टिकुलर एक देश को लेकर के बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान से लोग ना आए, पाकिस्तान के आए लोगों को बाहर किया जाए, विदेश से जो भी लोग आए उन सबको देश से बाहर किया जाना चाहिए? आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? देखिए, लड़ाई किस चीज़ की है? आज ये मुद्दा आपने उठाया तो बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। जो गलत है वो गलत है। अगर उस गलत को मैं बोल रहा हूँ तो उसी गलत को मेरे मुस्लिम भाई को बोलना चाहिए। अगर रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर घुसकर आ रहे हैं, ये यहाँ पर आकर छुप रहे हैं, यहाँ आकर गलत काम कर रहे हैं, आप देखेंगे नहर के किनारे कहीं पटरियों पे एक झोपड़ियाँ डाल के पड़ जाते हैं। किसकी जगह को घेर रहे हैं? ये हिंदुस्तान की जगह को घेर रहे हैं। यहाँ पर रहकर ये रात को अत्याचार करते हैं, लोगों के घर में घुसते हैं, चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, मारकाट मचाते हैं। क्या ये हिंदुओं के सिर्फ घर में घुसते हैं? ये मुसलमानों के घर में भी घुसते हैं, सभी के घर में घुसते हैं। तो ये, लेकिन जब बात आती है, जब उनका नाम पूछा जाता है तो वो एक ही धर्म के नाम उनके निकल कर आते हैं। तो सबकी नज़रों में ये लगता है अरे मुसलमान खराब है। लेकिन मुसलमान वो तो रोहिंग्या है, वो तो बाहर से आए हुए हैं, वो हमारे वो तो नहीं है जो हिंदुस्तान में रहते हैं हमारे साथ में। लेकिन बदनाम क्यों होते हैं? उसकी वजह ये है कि उनके विरोध में जो मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं, जो मुस्लिम के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मुस्लिम के समझदार लोग हैं, जब उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं तब हिंदुओं में गुस्सा आता है कि वो उनका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। वो हमारे ना तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, वो आकर यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं, वो आके यहाँ पे हत्याएं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप चुप है। क्यों आप इनको छुपाते हैं? जो है दिल्ली का जो एक पूरा ऐसा गढ़ बन चुका है, जो पाकिस्तान बन चुका है, और संभल में देखिए ना, एक भी हिंदू नहीं बचा वहाँ पर। क्यों नहीं रहने देना चाहते? आज हमारी गली में चले जाइए आप, एक परिवार है और इतना सुखी परिवार है, और आप सराय के अंदर देख लीजिए कितने परिवार रह रहे हैं, लेकिन आज तक कोई झगड़ा नहीं है। जब ये हमारे बीच में रह सकते हैं तो हिंदू इनके बीच में क्यों नहीं रह सकते? भाटी साहब, सवाल बड़ा अहम है। पहली बात तो ये कि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर आज ये यहाँ हैं, देखिए इनके पक्ष में कोई नहीं है, हम भी इनके पक्ष में नहीं है। देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विदेशी है, बिना किसी नियम कानून के, बिना किसी वैलिड वीजा पासपोर्ट के रह रहा है, उसे बाहर जाना। लेकिन सतपाल जी, इसमें एक दिक्कत है। कभी भी आपने किसी भी बड़े लीडरान का, मुस्लिम लीडरान का कोई इंटरव्यू सुना है क्या? इनके विरोध में जब चलते हैं, सरकार चलती है, सरकार मुसलमान के विरोध में नहीं है, सरकार उन लोगों के विरोध में है जो हमारे यहाँ पर बाहर से आके बसे हुए हैं, जबरदस्ती बसे हुए, जिनका ना वीज़ा है ना कुछ है। अगर उनकी हम खोज कर रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इनको तो बोलना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप निकालो, इनको बाहर निकालो। वो कहते नहीं ये भी हमारे भाई हैं। अरे यहाँ भाइयों का ये सारा रफड़ा तो हो रखा है, भाइयों के करते करते आज ये हालत हो गई कि हम विश्व में जो है नंबर 1 जो है हम जनसंख्या में पहुंचते जा रहे हैं इन्हीं भाइयों की वजह से। अब भाटी साहब, बड़ा सवाल तो आप ही पे उठ रहा है ना कि आपकी सरकार पिछले 10 साल से है, तो ये आए कैसे? बॉर्डर पे सुरक्षा आपकी है, हर जगह स्टेटों में सरकार आपकी है। नहीं, आखिर रास्ते आप देखिए ना, कहाँ है आप देखिए ना, ना। ममता बनर्जी जो है वहां से सबसे ज्यादा घुसते हैं वहां से लोग,
और क्यों घुसते हैं कि वो जो है सबसे ज्यादा वोट बैंक बना के बैठी हुई है वहां पे। सुरक्षा तो आपके उधर हाथ में। नहीं, तो बॉर्डर की सुरक्षा तो हमारे हाथ में है, बॉर्डर पे सुरक्षा की हुई है। लेकिन आप ये बताइए कि आप आतंकवादी जब यहाँ पर आते हैं दिल्ली में, तो साइन बोर्ड में कैसे छुप के बैठ जाते हैं? जब तक आप अंदर से उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक उनकी हिम्मत नहीं है यहाँ पे। ये कहीं ना कहीं अंदर अंदरूनी जो ताकतें हैं हमारे यहाँ पे, जो नहीं चाहती है कि यहाँ पर जो है इस भारत के अंदर विकासशील देश बने, प्रगतिशील देश बने, वो चाहते हैं कि यहाँ पर भी उसी तरह से झगड़े मचे जिस तरीके से पाकिस्तान में झगड़े मचे हुए हैं, सीरिया में झगड़े मचे हुए हैं, अफगानिस्तान में, सब जगह झगड़े मचे हुए हैं। अब आप बताइए ना, कहाँ है वहाँ पे आरएसएस कहीं दिख रही है आपको? वहाँ पे कहीं भाजपा की सरकार है क्या जो ये लड़ रहे हैं आपस में वहाँ पर? सवाल अहम ये भी तो उठता है ना कि आप बांग्लादेशी पे तो बात कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तानी पे बात नहीं कर रहे हैं। एक महिला को भाभी बना के आप बैठा लेते हैं, उसे कानून का दायरे में, वो आज भी खुलेआम रह रही है, नाच रही है, उसे आप बाहर नहीं करेंगे। आई तो वो भी अवैध तरीके से। देखिए, अवैध तरीके से नहीं आई है, जिन्होंने अपना शरणार्थी के तौर पर बाकायदा, हर कंट्री का ये रूल है, सिर्फ भारत का रूल नहीं है, हर कंट्री का रूल है। हर कंट्री में अगर आप शरणार्थी के तौर पे अप्लाई करते हैं तो सरकार उसको विचार करती है और सरकार विचार करके उसको शरणार्थी के तौर पर लेकर आती है। वो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आइए। हमने कब मना किया? लेकिन हमें पता तो है कि ये आदमी यहाँ रहता है, इतने साल से रह रहा है, इस प्रक्रिया के तहत रह रहा है। लेकिन जिनका पता ही नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, वो कितना परिवार है उनका, उनके बारे में जानकारी नहीं है। अब वो दिल्ली से उनको निकाला जा रहा है, दिल्ली से, तो दिल्ली से जब निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो कहाँ से कहाँ भागेंगे? वो हरियाणा की तरफ भागेंगे, वो राजस्थान की तरफ भागेंगे, वो नोएडा की तरफ भागेंगे। तो हमें हरियाणा की बात करें हम तो, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार, हमारे नायब सिंह सैनी जी ने इमीडिएट ये ऑर्डर पास कर दिया कि नहीं, हमारे यहाँ नहीं कोई घुस सकता हरियाणा के अंदर। हम नहीं चाहेंगे कोई इस तरह से इलीगल आदमी यहाँ पे हमारे घुसे, क्योंकि एक अमन चैन जो हमारे हरियाणा में बना हुआ है, हम उसको खराब करना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों को, ऐसे रोहिंग्या मुसलमानों को हरियाणा में किसी भी जगह कोई जगह नहीं मिलेगी। इनको यहाँ से हम बाहर फेंक देंगे उठा। लेकिन क्या है, उत्तर प्रदेश के राज्य में मिलेगी इनको जगह? नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने, वहां पे तो योगी जी तो मस्जिद के अंदर से मंदिर निकाल के ला रहे हैं, तो इनको कहाँ से छोड़ेंगे? वो मतलब ही नहीं है। राज्य आपका मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, कहीं भी जहां भी देखिए, हमारी देश में आप ये मुहिम बिल्कुल, ये पूरे देश में मुहिम चलेगी, क्योंकि राज्य सरकारों के अपने कार्य करने की प्रणाली होती है, उनका कार्य करने का तरीका होता है। जहां जहां चुनाव होगा वहां आप ये चलाते हैं। हरियाणा में तो कोई चुनाव नहीं है, हरियाणा चुनाव हो चुका है, यूपी में कोई चुनाव नहीं है, दिल्ली में चुनाव हो रहा है, आप उसमें फायदा लेना चाहिए। दिल्ली में शुरुआत हुई है, हरियाणा में पहले शुरुआत नहीं हुई। ये तब कह सकते हैं कि हरियाणा में शुरुआत की दिल्ली में फायदा लेने के लिए। ये तो दिल्ली में शुरू हुआ, और दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमने तो अपने बाउंड्रीज को उस हद में कोई ना घुसे, उसको रोक लेने के लिए जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ये ऑर्डर दिए हमारे। नहीं, आप ये भी तो ऑर्डर दे सकते थे कि विदेश से कोई भी अवैध रूप से आया हुआ व्यक्ति, उसे हम ढूंढ के बाहर निकालें, उसमें चाहे पाकिस्तान हो, चाहे उसमें बांग्लादेश हो, चाहे उसमें कोई और देश हो। ऐसा क्यों नहीं कहते आप केवल बांग्लादेशी रोहिंग्या ही क्यों वर्ड? नहीं, देखिए, सबसे ज़्यादा अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा तादाद जो सबसे ज़्यादा है वो रोहिंग्या मुसलमानों की है, सबसे ज़्यादा तादाद भी। वहाँ पर जो है पाकिस्तान से जो भी घुसते हैं, अवैध तरीके से घुसते हैं, वो कश्मीर में घुसते हैं, और कश्मीर में वहाँ पर आतंकवादी जो होते हैं उनको वहाँ मार गिराया जाता है। और जो आते हैं बाकायदा, जो पासपोर्ट के साथ आते हैं, बाकी वैसे कोई नहीं वहाँ पर घुसपैठ होती है। घुसपैठ इधर से होती है, ममता दीदी के यहाँ से घुसपैठ होती है, और वो घुसपैठ वहाँ से चलती हुई हमारे दिल्ली की तरफ चलती है। लेकिन दिल्ली में आके उनके घरों में बस जाते हैं, जो उसी सत्ता के पक्ष के लोग होते हैं वही उन्हें रख रहे हैं अपने यहाँ। कोई जंगल में तो वो बसे नहीं है, उनको छिपाने का काम सत्ता तो पक्ष नहीं बोल सकते आप, उनको एक पक्ष बोल सकते हैं। तभी जो सबसे ज्यादा उनके खिलाफ बोल रहे हैं सब लोग, क्योंकि वही एक पक्ष है जो उनको रखता है वहां पे। यहाँ पे अगर आज यहाँ पे कहीं भी किसी के यहाँ पे रुकेगा आके, तो सबको पता चल जाएगा कौन आदमी कहाँ पे रह रहा है। लेकिन वहाँ पे एक बार आदमी घुस गया, उसके बाद उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता चलता वहाँ पर कि वो आदमी कहाँ पर कैसे रह रहा है। भाटी साहब, आपके ही क्षेत्र में एक आपके भारतीय जनता पार्टी का समर्थक ठेकेदार 20 ऐसी लेबर को, जो रोहिंग्या मुसलमान, उनको लाके बसा लेता है। हमने उसके ऊपर कार्रवाई, खबर भी चलाई थी, आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन सपोर्ट में वही आ गए जी, खाने कमाने आए, चले जाएंगे। सवाल ये आता है कि जो रख रहा है इनको, क्यों ना उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी कोई चीज़ है अगर आप, तो इसको बाकायदा आप पुलिस प्रशासन को आप सौंपिए इन चीज़ों को, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिनको रख रहा है। सीधी सी बात है, जो रह रहा है वो तो गलत है ही है, लेकिन जो रख रहा है उससे ज़्यादा गलत है वो। तो ये दोनों पे ही कार्रवाई होगी। हरियाणा सरकार ने कोई ये नहीं कहा है, उन्हीं पे कार्रवाई, सब पे कार्रवाई होगी। जो यहाँ पे उनको रख रहे हैं यहाँ पे, उन पे भी कार्रवाई होगी, और जो रह रहे हैं वो उन पर भी कार्रवाई होगी। तो ये कार्रवाई केवल निगम चुनाव जो होने हैं हरियाणा में, उनकी तैयारी चल रही है, तब तक होगी या उसके बाद भी होगी? नहीं, ये चलती रहेगी। और ये मसला अब उठ चुका है, और अब हम जो है एक तरह से कहें, हिंदू जाग चुका है अब
सिर्फ हम भाजपा की बात नहीं कर रहे, हम हिंदू की बात कर रहे हैं। हिंदू जाग चुका है, हिंदू अपना हक ना तो छोड़ेगा और ना हम किसी को छेड़ेंगे। हम सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए, चाहे वो मंदिर के तौर पे होना चाहिए, चाहे वो हमारे घर की तरह से होना चाहिए, जो हमारे राशन है उस पर हमारा हक होना चाहिए, जो हमारे संसाधन है इस देश के, जिस संसाधन को हमने तैयार किया है और जिस संसाधन को हमारी मेहनत से तैयार किया जा रहा है, उस संसाधन पे सिर्फ भारत में रहने वाले भारतीय का हकदार है, ना कि किसी भी ऐसे बाहरी लोगों का हकदार है जो आकर यहाँ पे आतंकवाद फैलाते हैं, जो यहाँ पर आकर मारकटाई मचाते हैं और यहाँ आके भाईचारा खराब करते हैं। भाटी साहब, व्यक्तिगत तौर पर आपसे अगर एक सवाल लूँ, आपके अपने क्षेत्र में क्या आप इस जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि आप स्वयं अपने लेवल पे भी जाके इस तरह की कार्रवाई में शामिल होंगे और पुलिस प्रशासन की मदद लेकर के इसको रोहिंग्या मुक्त करा देंगे, आप ये कह सकते हैं? देखिए, मैं अपनी तरफ से भी और मेरे तरफ से जो भी पार्टी मेरा जहाँ भी कहीं पे भी मुझे आदेश देगी काम करने के लिए, मैं उसमें काम करूंगा। मैं जो भी आदेश मेरे सर्वोपरि नेता मुझे देंगे मैं उस पे काम करूंगा और ये मुझे जिम्मेदारी मिलती है, तो इस जिम्मेदारी के तहत मैं आपसे भी जिम्मेदारी से बोल सकता हूं कि मैं इसमें काम करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से पकड़वा के हम इनको बाहर करेंगे यहाँ से। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत इसके लिए बहुत शुक्रिया। सतपाल जी, धन्यवाद बहुत बहुत।